Jai Hind and welcome to 14th lecture of the geographical series in 30 days CAPF crash course. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन नॉइस। 14th लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन, जो लास्ट लेक्चर से कुछ छूट गया था, वो जेट स्ट्रीम, साइक्लॉन्स, एंटी साइक्लॉन, एलिनो सदर्न ऑसिलेशन, लानिना, इंडियन ओशन डाइपोल, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर। सो लेट अस प्रोसीड। देखिए नेक्स्ट हमारा जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। उस सारे कॉन्सेप्ट्स को आप आगे के पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम मेजर प्लेनेटरी इवेंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ITCZ, दैट इज़ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो 0 से लेके 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ तक होता है। इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इट इज़ लो प्रेशर जोन। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्लीज। देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ से लेकर के 60 डिग्री साउथ तक। नेक्स्ट इज़ पोलर वेंट्स। 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के अप टू नॉर्थ पोल एंड 60 डिग्री साउथ से लेकर के अप टू साउथ पोल। पोलर वेंट्स, पोलर प्लेनेटरी वेंट्स यहाँ पे पोलर प्लेनेटरी वेंट्स यहाँ पे डोमिनेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि देखिए 0 डिग्री है वो इक्वेटर है। 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर पे सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट, दैट इज़ द सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट। 60 डिग्री नॉर्थ पोल पे दैट इज़ द सब पोलर लो बेल्ट, और नॉर्थ पोल जो है वो हाई प्रेशर जोन है। नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि विंड का डायरेक्शन कैसे है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट ट्रेड्स, या फिर वेस्टर्लीज का, और वेस्टर्लीज का कैसे डायरेक्शन, या पोलर ईस्टर्लीज का कैसे डायरेक्शन है। देखिए अभी के लेक्चर्स के पहले हमने कोरियोलिस फोर्स पढ़ा, PGF पढ़ा और फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा, दैट इज़ हैविंग द कंट्रीब्यूशन इन द डायरेक्ट डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखिए सबसे पहला है कोरियोलिस फोर्स। सबसे पहला जो जनरल टर्म है कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ विंड जो है वो मूव करते हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की तरफ विंड्स को मूव करना है। हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ विंड को फ्लो करना है। देखिए अगर कोई भी फोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता तो उस केस में क्या होता कि जो विंड है वो वर्टिकली इक्वेटोरियल लो की तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का रोल है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर में विंड है उसको राइट की तरफ, डायरेक्शन जो भी है विंड का उसको राइट की तरफ टर्न कर देता है। डायरेक्शन ऑफ विंड जो है हम ओरिजिन डायरेक्शन से डिसाइड करते हैं। तो सब ट्रॉपिकल हाई से अगर इक्वेटोरियल लो पे अगर एक वर्टिकल लाइन आप खींचेंगे तो देखेंगे उसका डायरेक्शन से अगर राइट साइड थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा विंड, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। और जो डिफ्लेक्शन के बाद जो डायरेक्शन आता है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट। देखिए डायरेक्शन ऑफ विंड जो है हम ओरिजिन से डिसाइड करते हैं कि वहाँ एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि एरो जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होकर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हम नॉर्थ ईस्ट हम विंड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे 0 से 30 डिग्री में जो विंड, यहाँ पे जो प्लेनेटरी विंड्स हैं वहाँ पे ट्रेड विंड्स हैं। तो 0 से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ तक में जो विंड फ्लो कर रहे हैं हम उसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स नाम दिया गया है। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड का डायरेक्शन है वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, और इसका डायरेक्शन जो फाइनली आउटकम आ रहा है वो साउथ ईस्ट ट्रेड्स आ रहा है। नेक्स्ट है वेस्टर्लीज। देखिए सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की तरफ विंड जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देखिए कोरियोलिस फोर्स का रोल आ रहा है। अगर यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता तो सब ट्रॉपिकल हाई से सब ट्रॉपिकल लो की तरफ विंड जाते हैं वर्टिकल में। अब वेस्टर्लीज देखिए कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने इसके ओरिजिन डायरेक्शन से देखिएगा आप, तो एरो जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था। उसमें कोरियोलिस फोर्स लग गया, तो वो देखिए एरो जो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, उसमें कोरियोलिस फोर्स लग गया तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। एंड दैट इज़ वाई वेस्टर्लीज का जो डायरेक्शन है इट इज़ इन द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट।
सिमिलरली एप्लीकेशन करके और भी हुए हैं। तो आपको मेजर पॉइंट ये याद रखना है कि 0 से 30 डिग्री प्लानिटरी विंड्स जो होते हैं वो ट्रेड विंड्स होते हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री वहाँ वेस्टर्लीज होते हैं, एंड 60 डिग्री से नॉर्थ पोल या 60 डिग्री से साउथ पोल वहाँ पे पोलर विंड्स होते हैं। ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ये हम विंड डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, और ये डायरेक्शन है दैट इज़ बीइंग प्लेड बाय मेजर रोल इज़ बीइंग प्लेड बाय कॉरियोलिस। इसके अलावा दो और फोर्सेस होते हैं, पीजीएफ एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह एप्लीकेबल ही है। आई होप अभी तक आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे सेल्स को, हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। देखिए इक्वेटोरियल यहाँ पे लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर है। तो हमने जनरल ऑब्जर्वेशन में एक पॉइंट पढ़ा था कि जब प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो एयर स्टार्ट्स राइजिंग। तो इक्वेटर पे आप देखिए कि यहाँ पे जो एयर है दैट स्टार्ट्स राइजिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ऊपर जाते ही वहाँ पे हाई प्रेशर का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है एंड लो टेम्परेचर, एंड हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करता है। तो वो सब ट्रॉपिकल हाई के अपर एटमॉस्फेयर में जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, एयर जो है इक्वेटर के पास में जो आप देख रहे होंगे एरो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट हो गया है, और सब ट्रॉपिकल हाई लैटिट्यूड के पास में हम देख रहे होंगे अपर पार्ट में जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से इक्वेटोरियल हाई से सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ हायर प्रेशर लोअर प्रेशर की तरफ प्रोसीड करता है, और यहाँ पहुँचते ही जो एयर जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है, एंड दैट सबसाइड्स टुवर्ड्स दी सब ट्रॉपिकल हाई and that completes the one cell that completes the one cell, और इसको हम हेडलेस सेल बोलते हैं। देखिए ये जो सर्कुलेशन ऑफ एयर है, ये जो सेल है दैट वाज गिवन बाय द हेडले इन द ऑनर, हम इसको हेडलेस सेल बोलते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन देखिए यहाँ पे बन रहा है, दैट सेल इज़ नोन एज फेरल सेल। सिमिलरली यहाँ पे एक सेल बन रहा है दैट इज़ नोन एज पोलर सेल। तो आप बस याद रखेंगे कि इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में जो सेल बनता है सर्कुलेशन ऑफ एयर का, दैट इज़ हेडलेस सेल। सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो के बीच में जो सेल बनता है दैट इज़ नोन एज फेरल सेल, एंड सब पोलर लो से नॉर्थ पोल की तरफ जो सेल बनता है दैट इज़ नोन एज पोलर सेल। इसमें जेट स्ट्रीम का भी रोल आता है एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का भी रोल आता है, वो हम आगे प्रोसीड करेंगे तब आप समझेंगे। देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, मैंने मेजर पॉइंट्स आपको उस डायग्राम से समझा दिया है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। ये सारे पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंट है हमारा लोकल विंड्स। देखिए लोकल विंड्स में आपको याद रखना है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज का फेनोमेनन। सी ब्रीज में देखिए डे टाइम में क्या होता है कि लैंड जो वो होता है हीट होता है, वार्म एयर राइज करता है, लो प्रेशर डेवलप होता है वहाँ पे, और सी जो है बीइंग हाई वार्म डेवलप्स हाई प्रेशर एंड देयर बाई विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू द लैंड कॉजिंग सी ब्रीज। जस्ट ऑपोजिट इसका लैंड ब्रीज होता है नाइट में लैंड जो है कूल्स फास्टर दैन द सी, हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर लैंड एंड लो प्रेशर ओवर द ओशंस, देयरफॉर विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, दिस इज द लैंड ब्रीज। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट याद रखना है इज कैटाबैटिक विंड। देखिए जनरली कैटाबैटिक विंड जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद द माउंटेन्स। इसमें क्या होता है कि विंड्स जो हैं एलिवेशन फ्रॉम हाई एलिवेशन से लोअर डाउन स्लोप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अनाबैटिक विंड। बैटिक विंड में आप ध्यान रखेंगे कि जस्ट ऑपोजिट है कैटाबैटिक का। कैटाबैटिक में ऊपर से नीचे की तरफ एयर आ रहा था, अनाबैटिक में नीचे से स्लोप की तरफ फेस करते हुए ऊपर की तरफ विंड जो है ट्रैवल कर रहा है, दैट इज़ अनाबैटिक विंड। नेक्स्ट हमारा जेट स्ट्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। देखिए जेट स्ट्रीम में आप बस इतना याद रखिए कि इट इज़ वेरी फास्ट मूविंग, वेरी हाई स्पीड मूविंग विंड, नैरो बैंड का होता है, अपर एटमॉस्फेयर में, अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में ये ट्रैवल करता है। जनरली इट फॉलोज द बाउंड्रीज बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एयर। आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर बोथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबसे जेट स्ट्रीम है पोलर, दैट इज़ पोलर जेट्स, एंड वीकर इज दिस सब ट्रॉपिकल जेट्स। देखिए जेट स्ट्रीम बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा, पॉइंट से इतना जानिए कि दे आर द नैरो बैंड्स विथ वेरी स्ट्रॉन्ग मूविंग हाई स्पीड मूविंग विंड्स
in the upper level of the atmosphere. Next point जो एग्जाम व्यू पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू जेट स्ट्रीम इज इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मानसून। देखिए आप जेट स्ट्रीम से इतना याद रखिए कि जो हमारा रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन जो विंड्स का होता है जिसके चलते हमारा मानसून आता है, जेट स्ट्रीम की वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, कई बार पहले भी आ जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रक्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द जेट स्ट्रीम एंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन मानसून। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, इट डज़ नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस इफ़ तिब्बतन प्लेट्यू का स्नो मेल्ट अगर नहीं होता है तो दैट हैम्पर्स द अकरेंस ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। बस आप 2 पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि जेट स्ट्रीम जनरली क्या करता है कि हमारे ऑनसेट ऑफ मानसून को स्ट्रेंथन करता है, बट ईस्टर्ली जेट डज नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस अगर स्नो ओवर द तिब्बतन प्लेट्यू डज नॉट मेल्ट एंड दिस हैम्पर्स द रेनफॉल इन इंडिया। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना होगा कि टॉप यूपीएससी किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। देखिए साइक्लोन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी व्यू पॉइंट। देखिए फीचर क्या है साइक्लोन को आप समझिए कि इट इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ विंड जहाँ पे सेंटर जो है इसका साइक्लोन का वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं नॉर्थ में और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ में। ये पहला फीचर है साइक्लोन का। देखिए एग्जाम में आपको क्या करेगा कि डायरेक्शन को चेंज कर देगा, जैसे बोल देगा कि साइक्लोन का जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन क्लॉकवाइज इन नॉर्थ एंड एंटी क्लॉकवाइज इन साउथ, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो आप फीचर एकदम याद रखेंगे कि नॉर्दर्न में साइक्लोन का जो डायरेक्शन होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है एंड सदर्न में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि साइक्लोन जो है वो सभी जगह सभी रीजन्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट इक्वेटोरियल बेल्ट। देखिए हमने पहले डिस्कस किया था कि इक्वेटोरियल बेल्ट में इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है। साइक्लोन के बाद एंटी साइक्लोन। देखिए एंटी साइक्लोन जो है ये साइक्लोन के जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे जो डायरेक्शन है विंड का, इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमिस्फेयर। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि साइक्लोन का पूछ रहा है क्वेश्चन या एंटी साइक्लोन का पूछ रहा है। और यहाँ पे एंटी साइक्लोन में यहाँ पे सेंटर पे जो होता है वो हाई प्रेशर जोन होता है, अनलाइक दी साइक्लोन जहाँ पे सेंटर में लो प्रेशर जोन होता था। एनर्जी सोर्स ऑफ साइक्लोन, तो प्राइमरीली जो एवापोरेशन फ्रॉम द सी सर्फेस दैट प्रोवाइड्स द कंटिन्यूअस मॉइस्चर टू द साइक्लोन एंड दैट इज व्हाई they get energized from that. And temperature difference between warm rising air and cooler environment causes rising of air to become buoyant, further enhancing its upward movement. देखिए आइडल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स एकदम आप कंठस्थ करके याद करके जाएंगे। सुफिशेंटली वार्म सी सरफेस टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी। देखिए इंस्टेबिलिटी होगा तभी साइक्लोन बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको ध्यान रखेंगे। ह्यूमिडिटी हाई होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स का डेवलपमेंट, देखिए कोरियोलिस फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। देखिए कोरियोलिस फोर्स इक्वेटोरियल रीजन में नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे साइक्लोन्स नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज प्री एग्जिस्टिंग लो लेवल फोकस और डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट इज लो वर्टिकल विंड shear एंड लास्ट इज अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। नेक्स्ट इज एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन का हमने बता दिया। काम सेटल्ड वेदर इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ एंटी साइक्लोन्स इन टेम्परेट लैटिट्यूड। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए साइक्लोन से क्या होता है कि सडन डिक्रीज इन द टेम्परेचर होता है, सडन डिक्रीज, थंडरस्टॉर्म या साइक्लोन है। आप इसमें अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि देयर इज सडन डिक्रीज इन दी weather condition of a particular place, so what could be the probable disaster that has come in that place, तो आप इसको याद रखेंगे साइक्लोन से एसोसिएटेड है या फिर थंडरस्टॉर्म से एसोसिएटेड है वो प्लेस। वाइल इन केस ऑफ एंटी साइक्लोन यहाँ पे काम वेदर होता है। काम एंड सेटल वेदर इज यूजुअली सिनोनिमस विद एंटी साइक्लोन इन टेम्परेट लैटिट्यूड। टॉपिक इज एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। एल नीनो एंड ला नीना हमेशा पेपर में कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा ही 2-3 साल में। देखिए सबसे पहले एल नीनो एंड ला नीना से समझने से पहले हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन समझते हैं। देखिए ये साइंटिफिक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बिटवीन द ओशन एंड एटमॉस्फेयर इन ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक। आप वर्ल्ड मैप निकाल करके देखिए कि ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक कहाँ है। वहाँ पे साइंटिफिक स्टडी जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को स्टडी करता है बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
और एल नीनो और ला नीना जो है वो ऑपोजिट फेसेस, जो देखिए एल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलिया में जो वॉकर साइकिल बनता है, सर्कुलेशन एयर सर्कुलेशन का जो साइकिल बनता है, एल नीनो और ला नीना वो ऑपोजिट फेजेस ऑफ दैट एल नीनो है। देखिए इतना टेक्निकलिटीज़ में आप मत जाइए, एग्जाम व्यू पॉइंट्स आपको समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस आपको इतना रामबाण याद होना चाहिए कि ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक की हम जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे एल नीनो सिचुएशन आता है तो दैट इज़ पीरियोडिक वार्मिंग। वो जो वहाँ पे जनरल टेम्परेचर जो होता था वहाँ से एक्चुअल में उस टेम्परेचर से ज़्यादा वार्मिंग हो गया है, और उसके रेपरकशंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस में आपको याद रखना है कि यहाँ पे वार्म कंडीशंस इक्वेटोरियल पैसिफिक में इंड्यूस लार्ज स्केल एनोमलीज इन टेम्परेचर एटमॉस्फेयर एंड रेनफॉल इंक्रीजेज मैनीफोल्ड इन इक्वेडोर, नॉर्दर्न पेरू, कोस्टल फ्लडिंग एंड इरोजन। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि ड्रॉट आता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका में, विथ ऑल्टर्ड पैटर्न ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। आप अगर इतना याद कर लेते हैं एल नीनो से रिलेटेड, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप उतना टेक्निकलिटीज़ में मत जाइए। एल नीनो बस आप जहाँ भी पीरियोडिक वार्मिंग, और आपको देखना चाहिए वहाँ पे किस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक, उस रीजन में जितने भी होंगे एल नीनो आने के बाद पीरियोडिक वार्मिंग होगा ओशन टेम्परेचर, ओशन वाटर्स का, और उसके बाद रेपरकशंस होंगे। रेपरकशंस आप याद रख लेंगे कि कुछ एरिया में रेनफॉल आते हैं, कुछ एरिया में ड्रॉट आता है। तो रेनफॉल वाले एरिया आप देख लेंगे इक्वेडोर, नॉर्दर्न पेरू, और ड्रॉट वाले एरिया देख लेंगे इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया। ला नीना है, इट इज़ द, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए तो उससे और कूल हो गया टेम्परेचर, दैट इज़ द ला नीना। बस आप इतना टेक्निकल टर्म्स में समझिए। फिर इसके बाद इसके कुछ रेपरकशंस होते हैं, रेपरकशंस आप पढ़ लेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन ओशन डाइपोल। इसको देखिए, इसको इंडियन नीनो भी बोलते हैं। इंडिया इरेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर की बात करता है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, जो कि ऑल्टरनेटिवली वार्मर एंड देन कोल्डर दैन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन होता है। देसी भाषा में समझिए, इतना टेक्निकलिटी में मत जाइए। इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट जो है उसमें सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो इरेगुलर ऑसिलेट करता है जब इंडियन नीनो आता है। इसमें 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या तो वो एकदम न्यूट्रल रहता है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन नीनो क्या होता है, इसमें ग्रेटर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर हो जाता है, और ग्रेटर प्रेसिपिटेशन होता है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, और ड्रॉट आता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। दैट इज़ द पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन नीनो। नेगेटिव फेज में क्या होता है कि जस्ट ऑपोजिट कंडीशन है, यहाँ पे वार्मर टेम्परेचर जो है वो ईस्टर्न इंडियन ओशन में बनता है, और ईस्टर्न इंडियन ओशन में बनने की वजह से ड्रॉट कंडीशन जो है वो आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन में आता है, और यहाँ पे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में हैवी रेंस होते हैं। दैट इज़ द नेगेटिव फेज ऑफ इंडियन नीनो। एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि इंडियन ओशन डाइपोल से स्ट्रेंथ ऑफ मानसून है वो भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज मेडन जूलियन ऑसिलेशन। देखिए ये जो वॉकर साइकिल और ये एल नीनो, ये जो ऑसिलेशंस बन रहा था, मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो है वो अनलाइक ENSO जो कि एक जगह स्थिर होता है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन है ये ट्रैवलिंग पैटर्न दैट प्रोपेगेट्स ईस्टवर्ड, और ये 30 दिन से 90 दिन के बीच में ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा लेता है। दिस इज़ द मेडन जूलियन ऑसिलेशन। और जहाँ जहाँ ये जाता है वो इम्पैक्ट करता है वहाँ के वेदर क्लाइमेट्स को, इन्फ्लुएंस करता है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आप PDF को एक्सेस करके मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसको शॉर्ट में पढ़ लेंगे। मैंने मेजर जो क्रक्स था उसको समझा दिया है, आप पढ़ लेंगे तो आप अच्छे से और अच्छे से समझ जाएंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देयर विल बी 2 more lectures ऑन ज्योग्राफी। थैंक यू।